मेजोरिटी ऑफ द ऑडियंस को इस चीज़ का आइडिया नहीं है कि यूथलिंग असल में है क्या। तो आज के सेशन का आगाज़ हम यहाँ से करेंगे कि यूथलिंग असल में क्यों एग्जिस्ट करता है और है क्या। उसके बाद फिर हम अपनी डिस्कशन फीडबैक फॉर्म के राउंड करेंगे। तो मैं आपको बता देता हूँ कि असल में यूथलिंग एग्जिस्ट क्यों करता है। वाई यूथलिंग, जब आप करंट टाइम पे देखते हैं कि इतनी ज़्यादा कम्युनिटीज़ ऑलरेडी एग्जिस्ट करती हैं जो कि यही क्लेम्स करती हैं जो क्लेम्स हमारे हैं, और किसी हद तक वो काम भी कर रहे हैं, तो फिर हमें एक ऐसे प्लेटफॉर्म की ज़रूरत क्यों पड़ी है। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को क्लैरिफाई कर दूं कि यूथलिंग का मकसद कहीं पे भी ये नहीं है कि हमने कोई एक सिंगल एंटिटी या कि एक सेपरेट कम्युनिटी बनानी है जो कि बिल्कुल सेपरेट काम करे। करंट टाइम पे आप देख रहे होंगे बहुत से ऐसे ग्रुप्स और बहुत सी ऐसी कम्युनिटीज़ हैं, खास तौर पे 7 अक्टूबर के बाद बहुत से ऐसे ग्रुप्स बनी हैं जो कि आइसोलेट होके और सेपरेटली काम कर रहे हैं। तो यूथलिंग को आप कह लें कि स्टार्ट करने का मकसद ये था कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया जाए इन्हीं कम्युनिटीज़ के लिए जहाँ पे ये लोग मिल के काम कर सके। क्योंकि जितने ग्रुप्स बन चुके हैं और जितनी ज़्यादा डिवीजन्स हैं हमारे दरमियान, हम उन चीज़ों को अचीव नहीं कर सकते जो हम क्लेम्स करते हैं। दूसरा बड़ा मसला एक करंट टाइम पे हमें देखने को मिलता है कि हमारे टाइम पे पर्सनैलिटी और लीडरशिप का जो इन्फ्लुएंस है ना, उसका एक बहुत बड़ा मसला है। हमारी यूथ में ख़ास तौर पे क्रिटिकल थिंकिंग नहीं है। बेसिकली एक हर्ट साइकोलॉजी है, और जैसे ही किसी एक इंडिविजुअल का इन्फ्लुएंस बनना स्टार्ट होता है तो हम उसी हर्ट को फॉलो करते हुए उनको, आप कह लें कि, फॉलो करना स्टार्ट कर देते हैं। हम बायस्ड हो जाते हैं और हमारी क्रिटिकल थिंकिंग बिल्कुल ज़ीरो हो जाती है, जिससे काफ़ी ज़्यादा मसाइल आते हैं। उसके अलावा ये है कि हमारी जितनी भी दीनी जमातें हैं, इनके दरमियान कोई भी ऐसा कॉमन पॉइंट या कोई भी ऐसी कॉमन एक्टिविटी नहीं है जिस पे ये लोग इकट्ठे होकर काम कर सकें। इसलिए आप देख रहे होंगे करंट टाइम पे बहुत सी बड़ी तंजीमें और जमातें भी हैं और बहुत सी छोटे भी ग्रुप्स हैं। और ये सवाल सबके दिमाग में आता है कि यार, जब हमारा विजन सेम है, हम काम सेम करना चाहते हैं, तो हम इतने डिवाइडेड और सेपरेट क्यों हैं। तो उस चीज़ को ख़त्म करने के लिए एक ऐसे प्लेटफॉर्म की ज़रूरत थी जहाँ पे ये लोग इकट्ठे मिल के काम कर सकें। और इस प्लेटफॉर्म पे आपको किसी भी इंडिविजुअल या पर्सनैलिटी का इन्फ्लुएंस देखने को नहीं मिलेगा। इसका मकसद ये था कि ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया जाए जहाँ पे यूथ का अपना इन्फ्लुएंस हो। इस प्लेटफॉर्म के थ्रू लोगों को बताया जाए कि अब यूथ ने खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली है और अब वो आगे आके काम कर रहे हैं, रेदर देन कि वो किसी का इंतजार कर रहे हैं कि कोई एक बंदा आएगा और वो उनको लीड करेगा और वो फिर उनको आगे डायरेक्शन देगा। तो ये ओवरऑल आप कह लें कि यूथलिंग एग्जिस्ट क्यों करती है, वाई यूथलिंग, उसका मैंने आपको बताया। अब हम बात करते हैं कि यूथलिंग असल में है क्या। यूथलिंग बेसिकली एक नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म है। जैसे मैंने आपको बताया कि नेटवर्किंग सिर्फ इंडिविजुअल्स की हद तक नहीं, बल्कि कम्युनिटीज़ की लीडरशिप और डिफरेंट कम्युनिटीज़ की जो फॉलोअरशिप है वो भी इसे ज्वाइन करें। और नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म के थ्रू हमारी कोशिश है कि हम कम्युनिटी बिल्डिंग पे काम करें। हम कोई ऑर्गेनाइजेशन या जमात नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ एक नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म है जिसका विजन ये है कि कम्युनिटी बिल्डिंग के थ्रू दीन के काम किए जाएं, ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट की जाएं, लोगों के अंदर ये एलिमेंट ऑफ लीडरशिप लेके आया जाए कि लोग खुद से रिस्पॉन्सिबिलिटी लें। और उसके अलावा ये है कि हमारा मिशन ये है कि हम पाकिस्तान में एक स्ट्रॉन्ग मुस्लिम कम्युनिटी बनाएं, ऐसी कम्युनिटी जो कि चीज़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले। जो कम्युनिटी इस नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म के थ्रू हम अचीव करें वो खुद आगे जाके उम्मत में गैप्स आइडेंटिफाई करें, वो ऐसे मॉडल्स पे काम करें, ऐसे सिस्टम बनाएं, बेसिकली ऐसी कैपेबिलिटीज़ डेवलप करें जो करंट टाइम पे नीड है। आपकी आईटी की डोमेन होगी, साइबर की डोमेन है, जर्नलिज्म की डोमेन है, मीडिया की, इवन दो नैरेटिव बिल्डिंग की डोमेन है। इसमें बहुत सी ऐसी डोमेन्स हैं जिसमें मुसलमानों ने काम नहीं किया, और उसकी वजह से आज हमें जितने भी मसाइल देखने को नजर आ रहे होते हैं, जो भी दुनिया में जितनी भी दंगे हो रही हैं, आप देख रहे हैं कि मुसलमानों के खिलाफ हो रही हैं। तो ज़रूरत है उस टाइम पे कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म हो जिसमें यूथ ने खुद से रिस्पॉन्सिबिलिटी ली हो और वो इन चीज़ों पे काम कर रहे हो। तो ये मैंने ब्रीफली आप लोगों को बताया कि यूथलिंग एग्जिस्ट क्यों करती है और यूथलिंग बेसिकली क्या है, ताकि आप लोगों के सामने एक मैं पिक्चर ड्रॉ कर सकूं। अच्छा, हम अब फीडबैक के हवाले से कुछ डिस्कशन कर लेते हैं। कुछ चीज़ें थी जो कि फीडबैक में लोगों ने मतलब वहाँ पे फॉर्म में फिल की थी, जो कि एड्रेस करना ज़रूरी है इस सेशन में। ओवरऑल मतलब जो मकसद था इस सेशन का यूथिंग को एक्सपोज करने का। अब हमारी सारी डिस्कशन उसके अराउंड होने वाली है। इस जो पहले डिस्कशन है इसका मकसद ही था कि आप लोगों को एक क्लैरिटी मिल जाए, और जिनको बिल्कुल भी आइडिया नहीं, इनको आइडिया हो जाए कि वो किस प्लेटफॉर्म के साथ लिंक है। अच्छा, कुछ टैग्स और कुछ लेबल्स हैं जो कि कम्युनिटी पे लगाए गए हैं कम्युनिटी मेंबर्स की तरफ से ही, या आई डोंट नो जिन्होंने भी फॉर्म फिल किया। उसमें कुछ चीज़ें हैं जो कि मैं आप लोगों के सामने रखूंगा और स्पीकर्स के सामने रखूंगा, और ये है कि मैं चाहूँगा कि वो इसको एड्रेस करें। उसमें कुछ चीज़ें हैं कि जिसमें एक चीज़ ये है कि वी आर वर्किंग फॉर मनी, क्योंकि हम शायद कोर्स बहुत ज़्यादा सेल करते हैं। और कुछ ने तो यहाँ तक कहा है कि दे आर जस्ट अ कोर्स सेलिंग प्लेटफॉर्म। और कुछ ने कहा है कि ये जो इंडिविजुअल्स या जो भी कम्युनिटी है वो किसी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ कनेक्टेड है, या इनकी लीडरशिप नहीं बैक एंड पे क्यों है। तो मैंने ये इन सब को ना सम अप करके कुछ क्वेश्चन डिज़ाइन किए हैं जो कि मैं
स्पीकर्स के सामने रखूंगा और मैं चाहूंगा कि वो इसको एड्रेस करें। तो मुस्तफ़ा भाई, आपको मेरी आवाज़ आ रही? ये आ रही है मुझे आपकी बस। जी अखी, मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा कि ये जो लेबल्स हैं जो कि ऑडियंस की तरफ से लगाए जाते हैं कि ये लोग पैसों के लिए काम कर रहे हैं, या ये लोग बहुत बैक एंड पे रहते हैं, शायद ये किसी और जमात का हिस्सा है, या ये लोग किसी और चीज़ के लिए काम कर रहे हैं, तो इन लेबल्स के सामने मतलब इनके बारे में आपकी क्या राय है? ऐसा क्यों होता है? देखें, राय तो अव्वल तो पहली बात यह है कि लेबल्स अगर लग रहे हैं तो कोई मसला नहीं है हमारे लिए। लेबल्स लगते रहते हैं। अभी यहाँ पे हम फात भाई जब टाइम का विजन एक्सप्लेन कर रहे थे तो इंडिया की बात कर रहे थे। अब हम जब इंडिया की ज़्यादा बात करेंगे तो मैंने ये भी लेबल सुना है कि ये एस्टेब्लिशमेंट बैक्ड है, कि एस्टेब्लिशमेंट के लिए काम कर रहे हैं शायद, क्योंकि हम इंडिया के अगेंस्ट बात करते हैं। हालांकि हम वहाँ पे जो जुल्म हो रहा है मुसलमानों पे उसके लिए आवाज़ उठा रहे हैं। इसी तरह जब हम निज़ाम की बात करते हैं तो कभी तंजीम इस्लामी का लग जाता है, कभी शबान मुस्लिमीन का लग जाता है। शुरू शुरू में मुझे याद पड़ता है हमने इमरान यूसुफ जई, जो हिज़्बुत तहरीर के स्पोक्स पर्सन है, उनका हमने एकेडमिक सेशन रखा था यहाँ पे। और उसके बाद मुझे इनबॉक्स में बहुत ज़्यादा मैसेजेस आए थे कि आप शायद हिज़्बुत तहरीर से हैं, आप उन्हीं के निकले हुए कोई ग्रुप हैं और ये काम कर रहे हैं। तो ये लेबल्स लगते रहते हैं। कुछ लोगों ने तो बहुत ऐसे लेबल्स भी लगाए हैं जिनको मैं यहाँ सेशन में नहीं एड्रेस करूंगा, उनको मैं इंशाल्लाह क़यामत वाले दिन पकड़ूंगा, कि जो इस तरह की तोहमत लगाते हैं जिनको खुद कुछ पता नहीं है, कोई तहकीक नहीं है, और वो एक तोहमत लगा देते हैं आपके ऊपर। तो उनके साथ इंशाल्लाह क़यामत वाले दिन डील करेंगे। फिलहाल हमारे पास बड़े हेडेक्स हैं डील करने के लिए। इस वक्त उम्मत जो है ना वो इमरजेंसी सिचुएशन में, तो ज़्यादा उसके ऊपर हम कंसर्न शो नहीं करते, ना रिकग्नाइज करते हैं। तो ये लेबल्स लगते रहेंगे, आगे भी लगते रहेंगे। इससे परेशान नहीं होना। इसकी एक वजह यह भी है कि हमारा कोई फेस नहीं है यूथ लिंग। कोई एक पर्सनैलिटी आपको नहीं नजर आती, या कोई एक लीडरशिप नजर नहीं आ रही, जिसकी वजह से एक कंफ्यूजन पैदा होती है। सोशल मीडिया के ऊपर हम उस तरह से एक्टिव नहीं है अपने यूथ लिंक के प्लेटफॉर्म पे, तो वहां से भी ये कंसर्न्स आते हैं कि आपका कोई फेस नहीं है, या कोई एक सेंट्रल लीडरशिप नहीं है, सेंट्रल बॉडी नहीं है। हालांकि ऐसा नहीं है, हमारी मैनेजमेंट टीम है और असातिज़ा हैं हमारे साथ, हम इनके साथ मशावरत के साथ चलते हैं। बस एक एक आप कह लें, ये जो अप्रोच है ना कि हमेशा एक पर्सनैलिटी के साथ बाइसनेस हो के एक पर्सनैलिटी का इन्फ्लुएंस बना के ही हमने एक तहरीक शुरू करनी है, इस अप्रोच को ख़त्म करना है। हम चाहते हैं कि बजाय कि यहाँ पर्सनैलिटी का इन्फ्लुएंस बने, इस प्लेटफॉर्म का इन्फ्लुएंस बने, और प्लेटफॉर्म के इन्फ्लुएंस के साथ लोग कॉज और मिशन के साथ जुड़े, ना कि किसी एक शख्सियत के साथ जुड़े और शख्सियत परस्ती की तरफ जाएं। तो ये मकसद है सिर्फ। बाकी लेबल्स लगते रहते हैं, उसका उसकी टेंशन ना लें आप। इंशाल्लाह अल्लाह खैर करे। ठीक है कि अगला क्वेश्चन ये है कि मतलब ऐसा क्यों होता है कि जब भी कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट किया जाता है यूथिंग के प्लेटफॉर्म से, तो स्टार्टिंग में तो उसके बहुत ज़्यादा हाइप बनाई जाती है, और आप कह लें कि स्टार्टिंग में बहुत लोग बहुत ज़्यादा एनर्जी के साथ उसमें इन्वॉल्व होते हैं और एक्टिवली पार्टिसिपेट भी करते हैं, लेकिन कुछ टाइम बाद कम्युनिटी में या कहीं पे भी उस प्रोजेक्ट के हवाले से कोई अपडेट्स वगैरह या कोई प्रोग्रेस की डिस्कशन वगैरह नहीं होती, और बाद में हम देखते हैं कि मसाइल आते हैं और लोग छोड़ के चले जाते हैं। तो ये एक फीडबैक आया था कि ये चीज़ क्यों है कि हम प्रोजेक्ट्स तो बहुत ज़्यादा एकदम से इनिशिएट कर रहे होते हैं, लेकिन हमें टाइम टू टाइम पता नहीं चल रहा होता कि हमारा प्रोजेक्ट जो है उसके गोल्स अचीव हो रहे हैं नहीं हो रहे, लोग क्यों बाद में छोड़ के जा रहे हैं। तो ये वाले मसाइल अगर आप एड्रेस कर दें। हमसे क्या मुराद आप? हमें पता नहीं चल रहा होता? ये हम कम्युनिटी कौन है? मेंबर्स। कम्युनिटी मेंबर्स। अच्छा, कम्युनिटी मेंबर्स। क्या ये कोई असूल है कि अगर एक प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ, फॉर एग्जाम्पल टैम का प्रोजेक्ट है, अब टैम की एक अपनी टीम है, तो क्या ये असूल है कि जो विद इन टीम कोऑर्डिनेशन या डिस्कशंस या प्लानिंग चल रही है वो पब्लिक को भी पता होना जरूरी है, या कम्युनिटी मेंबर्स को पता होना जरूरी है? कम्युनिटी के सामने हमेशा विजन रखा जाता है कि हम इसका विजन क्या देख रहे हैं, हमारी मिशन स्टेटमेंट क्या है, हम मेंबर से क्या एक्सपेक्ट करते हैं, हमें किस किस्म के रिसोर्सेज चाहिए, हमें रिसोर्स क्या चाहिए, किस किस्म का स्किल सेट चाहिए। ये चीज़ें पब्लिक में रखी जाती हैं ताकि जो लोग उस मिशन या उस विजन के ऊपर काम करना चाह रहे हैं वो कनेक्ट हो सकें और पहला स्टेप ले लें। एक चीज़ होती है विजन और एक होता है फिर आपका पहला स्टेप। विजन हमेशा बड़ा ही होता है। जब भी आप विजन लोगों के सामने रखेंगे ना तो वो बड़ा ही होगा, वो इतना बड़ा होना चाहिए कि आपको अपनी जिंदगी में अचीव होना होते हुए नजर ना आए। एटलीस्ट इतना बड़ा होना चाहिए आपका विजन, तो वो हमेशा बड़ा ही होगा। लेकिन जो उसका जो प्रोसेस है उस विजन तक पहुंचने का, वो जो स्ट्रेटजी है, जो रोड मैप है, वो बेबी स्टेप्स के थ्रू ही आप जा सकते हैं। तो अभी हम तो फाउंडेशनल स्टेज पे हैं, हम अभी फाउंडेशन डेवलप कर रहे हैं हर प्रोजेक्ट की।
तो इनके जो इम्पैक्ट्स हैं वो आपको शायद 5 साल बाद या 10 साल बाद नजर आए, या हो सकता है हमारे जाने के बाद नजर आए। ठीक है। अच्छा, एक क्रिटिक ये है कि यूथलिंग कम्युनिटी का कोई प्रॉपर तरबिया या इवैल्यूएशन सिस्टम नहीं है, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा मसाइल आते हैं। जिसमें कुछ मसाइल जो हाईलाइट किए गए थे फॉर्म में, वो एक ये था कि एक ये चीज़ देखी जाती है कि एक इंडिविजुअल मल्टीपल कोर्सेज भी कर रहा है और मल्टीपल जगह वॉलंटियर भी कर रहा है, जिसकी वजह से मैनेजमेंट इशू भी आते हैं और प्रोक्रेस्टिनेशन इशूज भी आते हैं। तो एक प्रॉपर तरबिया मॉडल और इवैल्यूएशन सिस्टम होना चाहिए जिसके थ्रू जो इंडिविजुअल्स हैं उनके मतलब जो भी स्किल सेट है उस पर काम किया जाए। तरबिया को डिफाइन करें, कोई और भी कर सकता है आपके अलावा भी, अगर कोई मैसेज पे भी चैट पे भी लिखें तरबियत किसको कहते हैं आप। अभी वैसे फीडबैक फॉर्म में ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा आई है, मतलब मेजोरिटी का ये कंसर्न था। कुछ ने ईमान के हवाले से बात की हुई थी, कुछ ने ये बात की हुई थी कि जब भी कोई वॉलंटियर आता है कम्युनिटी में तो उसकी प्रॉपर कोई ट्रेनिंग नहीं होती। मतलब मतलब वहाँ पे मेंशन किया गया था कि लोग शायद इतने बिजी होते हैं कि वो उसके साथ इंटरेक्ट करके डिटेल में उनको चीज़ें गाइड नहीं करते, जिसकी वजह से इशू ये आता है कि बाद में वो इनएक्टिव हो जाते हैं या लैक ऑफ क्लैरिटी होने की वजह से वो लोग आगे साथ नहीं चल पाते। ये एक अलग मसला है। फिलहाल आपने कहा ना कि तरबियत ही कोई मॉडल नहीं है हमारा। उसमें वो जो ईमान पे कुछ लोगों ने बात की हुई थी। कुछ ने आप कह लें कि इस्लाम की जो कोर वैल्यूज हैं, ब्रदरहुड और इस्लाम की कम्युनिटी बिल्डिंग के हवाले से कुछ पॉइंट्स रखे हुए थे, लेकिन प्रॉपर किसी ने डिफाइन नहीं था किया हो। लेकिन ये आया बहुत ज्यादा है। सही, चलें चैट पे जरा लोग टाइप करें तरबियत किसको कहते हैं आप लोग। हालांकि अभी स्कूल ऑफ इस्लाम के ऊपर काफ़ी डिटेल डिस्कशन हुई है। तो स्कूल ऑफ इस्लाम का मकसद बेसिकली जहन साजी और तरबिया ही है। मुझे नहीं समझ आ रहा कि किस किस्म की तरबियत की बात हो रही। बाकी एक हदीस है कि जहाद के रास्ते में ना मुसलमान का तज़किया होता है। इसका क्या मतलब है? थोड़ा इंट्रक्शन, पब्लिक माइक अनम्यूट रखें आप। जी जी, मैंने कर दिया अलाउ। यानी आप जहाद पे जब अल्लाह की राह में आप स्टेप्स उठाते हो, स्टार्ट में तो डर लगता है कि मैंने ये नहीं किया, वो नहीं किया, या आप डरते हो स्टार्ट में। लेकिन जैसे-जैसे आप कदम बढ़ाते जाते हो तो वो तज़किया खुद ही होता रहता है। यानी इंसान का कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है और यानी फाउंडेशन उधर से ही बनना शुरू हो जाती है। फिर कदम भी मज़बूत होते हैं, फिर विज़न भी मज़ीद क्लियर होता है। ठीक। इस्लाम का मतलब क्या है? यानी अल्लाह के दीन के लिए काम करना, नहीं, इस लफ्ज़ इस्लाम का क्या मतलब है? तस्लीम करना, सबमिट करना बेसिकली, उर्दू में क्या कहेंगे सबमिट को, सबमिशन को? तस्लीम करना। तस्लीम नहीं, वो तस्लीम से वो पिक्चर नहीं सरे बनती। खम करना। सरे खम बंदगी। करना। ठीक। इस्लाम का मतलब है कि अल्लाह के आगे ना सबमिट करना। तो जो मुसलमान है ना, जब आप ये बिलीफ पैदा कर लेते हैं अपने अंदर कि मैंने दुनिया में जितने भी मामले हैं, वो मैंने अल्लाह के आगे सबमिट करने हैं। और फिर आप देखते हैं कि किन किन मामलों में आप कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं इस्लाम को। और फिर आप स्टेप लेना शुरू करते हैं कि आज के बाद इस्लाम में किसी भी एलिमेंट को कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। अपनी जिंदगी में जितने भी मामला हैं मैं अल्लाह के आगे सबमिट करूंगा। मैं ये देखूंगा अल्लाह मेरे बारे में क्या, आखिरत में क्या रिजल्ट होंगे। जब मैं इस तरह सोचना शुरू कर दूंगा ना, उस दिन तरबियत का मैंने पहला स्टेप ले लिया, अपनी तरबियत का। इल्म और तरबियत में फर्क है। हम जो इनिशिएटिव ले सकते हैं वो इल्म से, जो तरबियत का मामला है ना वो हर इंसान है। आपको ये पॉइंट समझ आया या किसी को कंफ्यूजन है? तो जब हम कहते हैं कि हम नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म है, हमारा काम है कि हम लोगों को जोड़ें, लाइक माइंड लोगों को इकट्ठा करें, हम एक कम्युनिटी बनाएं। तो बेसिकली ये सारे काम हम क्यों करें? अल्लाह के लिए करें, अल्लाह के आगे सबमिट करने के लिए करें। तो जब एक पूरी कम्युनिटी एक जमात की शक्ल में अल्लाह के आगे सबमिट करेगी, तो जो मेरी और आपकी आपस की ट्रांजैक्शन भी होगी ना, जो भी हम आपस में हमारे मामलात होंगे, वो भी अल्लाह के लिए ही होंगे। तो जब हमारे अंदर एक सेंस ऑफ कम्युनिटी डेवलप होगी, सबसे पहले स्टेप वन के ऊपर सेंस ऑफ कम्युनिटी डेवलप होगी, तो कम्युनिटी एक शक्ल बनेगी। फिर वो कम्युनिटी आपको पुश करती है, आपकी तरबिया करती है। तो हमारा काम जो है ना यूथ लिंक एज अ प्लेटफॉर्म या एज अ कलेक्टिव गोल आप कह लें हम सबका, वो ये है कि हम एक ऐसा सिस्टम बनाएं कम्युनिटी का, जहाँ पे एक तो लोगों के अंदर सेंस ऑफ कम्युनिटी हो,
दूसरा, वो कम्युनिटी के जितने भी मामला हैं वो प्रैक्टिस कर रहे हैं, एक दूसरे के मसाइल को समझ रहे हैं, एक दूसरे के मसाइल को ऑन कर रहे हैं, और सबसे बढ़कर इस पूरे नेटवर्क को, इस प्लेटफॉर्म को ऑन कर रहे हैं कि ये मिशन की किसी का कोई पर्सनल बेनिफिट नहीं है इसमें। हम सब अल्लाह के लिए इकट्ठे हुए हैं, तो अल्लाह के आगे हमने सबमिट करना है, अल्लाह के लिए हमने एक दूसरे के साथ बॉन्डिंग स्ट्रांग करनी है, एक दूसरे के मसाइल को हल करना है। तो फिर कम्युनिटी आपकी बेसिकली तरबियत कर रही होती है। आपका काम है सिर्फ अपना बिलीफ स्ट्रांग करना। आप बिलीफ स्ट्रांग करें, अल्लाह आपकी तरबियत खुद कर देगा। अल्लाह आपको अपॉर्चुनिटीज देगा, अल्लाह आपको ऐसे लोगों से मिलाएगा, अल्लाह आपको ऐसी कम्युनिटी देगा कि आपकी तरबियत ऑटोमेटिकली होना शुरू हो जाएगी, और अल्लाह की खातिर स्टेप लेना शुरू करें, एक्टिविज्म के अंदर आए। एक्टिविज्म में आएंगे तो आपकी स्किल डेवलपमेंट भी शुरू हो जाएगी, आपकी कॉम्पिटेंस डेवलपमेंट भी शुरू हो जाएगी। मुझे पता है अभी हम सब गलतियां करेंगे। आपके सामने अभी जितने प्रोजेक्ट्स रखे हैं, अभी ये इनिशियल स्टेजेस के अंदर हैं। ये यहीं के कम्युनिटी के लोगों के अपने इनिशिएटिव हैं, उन्होंने स्टेप अप किया, इनिशिएटिव खुद लिया, कम्युनिटी ने उनको सपोर्ट किया, और उस पूरे प्रोसेस के दौरान उनकी ट्रेनिंग हो रही है। अभी सिस्टर बरीरा बात कर रही थी ना कि मैंने ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया, तो उन्होंने अपना रिसर्च किया। अब जब एक विजन रखा, एक मिशन उन्होंने अपने जहन में बनाया, जो नीड ऑफ कॉम्पिटेंस है ना, वो उनके अंदर खुद ही डेवलप होगी। उन्हें पता था कि अब मैंने इस प्रोजेक्ट को सक्सेसफुल बनाने के लिए क्या स्टेप्स लेने हैं, अपनी तरबियत किस तरह करनी है, मैं मुझे किन चीज़ों के ऊपर, किन डोमेन्स के ऊपर काम करने की ज़रूरत है। तो उनकी अपनी तरबियत खुद ही होना शुरू होगी। तो अल्लाह के रास्ते में आए, तरबियत आपकी उस रास्ते में हो जाएगी। जी आगे चलें। अच्छा आखिरी ग्रुप्स के हवाले से है कि जो कम्युनिटी के ग्रुप्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा हम्म। इनएक्टिव। अब वहाँ पे डिस्कशन वगैरह नहीं होती, और जो स्टार्टिंग में एक चीज़ से हमने स्टार्ट लिया था जो कि काफ़ी हम्म। ज़्यादा एक इम्पोर्टेंट एलिमेंट था, फिजिकल मीटअप्स वाला। मतलब हम तो बिलीव इस हम्म। चीज़ पे करते हैं कि अगर आप फिजिकली आपस में कनेक्ट नहीं हो रहे तो वो जो सेंस ऑफ कम्युनिटी है वो हम डेवलप नहीं कर सकते। तो वो अब चीज़ देखने को नहीं मिलती, या तो बहुत ज़्यादा लिमिटेड है, सिर्फ एक दो सिटीज़ में हो रही है। और दूसरा ये है कि वो रुक चुकी है, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा मसला आ रहा है कनेक्शन बिल्डिंग और नेटवर्किंग में। हम्म। देखें, जो आपने कैटेगरीज बताई थी ना फीडबैक की, उसमें कैटेगरी आपने बताई थी जिसमें ब्लेम माइंडसेट आ रहा था और बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस रख रहे थे लोग हमारे प्लेटफॉर्म पे। अगर तो आपने ज्वाइन किया यूथ लिंक के प्लेटफॉर्म पे या किसी भी प्रोजेक्ट को, और आपका ये ब्लेम माइंडसेट है कि आप यहाँ पे आ रहे हैं और एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि सब चीज़ें आपको ठीक मिलेंगी या आपको कोई वैल्यू मिलेगी, तो ये प्लेटफॉर्म आप लोगों के लिए है ही नहीं। ये बात अपने जहन में रखें। अगर आप इस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन कर रहे हैं, हमने कोई आपके ऊपर पाबंदी नहीं लगाई, ना ज्वाइन करने में ना छोड़ने में। तो अगर तो आप ओनरशिप ले रहे हैं ना इस पूरे विजन की, इस मिशन की, तो ये कंसर्न नहीं आएगा आपको कि ये मीटअप्स नहीं हो रहे या कनेक्शन बिल्डिंग नहीं हो रही। मीटअप्स हो रहे हैं, जिन सर्कल्स के अंदर मीटअप्स हो रहे हैं वो लोग मिले हैं, बहुत से लोगों ने आपको ज्वाइन किया है। उसकी सबसे बड़ी मिसाल लाहौर में एक सेंटर बना। क्यों बना? क्योंकि वहां पे हमें रिस्पॉन्स अच्छा आया था। वही रिस्पॉन्स हमें किसी और सिटी में आएगा तो वहां भी सेंटर बना लेंगे, फिजिकल लोकेशन बना लेंगे, रेगुलर मीटअप्स होना शुरू हो जाएंगे। तो जहां जहां जो जो लोग ओनरशिप ले रहे हैं उनको पता है कि मीटअप्स भी होते हैं, कनेक्शन बिल्ड भी हुए हैं, और नया कनेक्शन भी बना है, और काफी चीजों में उनकी अपनी लाइफ में भी इंप्रूवमेंट आई है। लेकिन मैं इस चीज को जस्टिफाई नहीं कर रहा, मैं ये नहीं कह रहा कि इसमें कोई मेरी या आपकी गलती नहीं है, हमारे एंड से भी गलती होगी, मैनेजमेंट के एंड से। लेकिन हम अभी लर्निंग प्रोसेस में, अभी टेस्टिंग फेज में, ये समझ लें स्टेज 1 पे हैं अभी हम। इस मौके के ऊपर आप क्रिटिसाइज करें, लेकिन क्रिटिसाइज करने के साथ साथ ना उस प्रॉब्लम को ऑन भी करें, उसके सोल्यूशन को ऑन करें कि भाई इसका हल भी मैंने खुद ही निकालना। तो ये माइंडसेट चाहिए हमें तमाम मेंबर से और अपने अंदर भी, तो ये मसाइल नहीं आएंगे। मसला माइंडसेट का। सिस्टम डेवलप करने में ना, ये आप जो बात करें इसके लिए हमें पूरा सिस्टम डेवलप करना पड़ेगा, ऑपरेशन वर्क फ्लोज बनाने पड़ेंगे। वो डेवलप करने में टाइम लगता है। हो सकता है अगले 5 साल बाद हमारा सिस्टम अपना इतना स्ट्रांग हो कि फिजिकल मीटअप्स और इन सब चीज़ों के लिए प्रॉपर हमारे पास ऑपरेशंस मौजूद हो। लेकिन एट दिस टाइम जितना हम कर सकते हैं उसमें यही फिजिबल है। बाकी आपने कनेक्शन बिल्डिंग खुद करनी है मेंबर्स से। सही है। अभी वैसे ये क्वेश्चन तो बहुत ज्यादा आया है। मतलब मुझे भी आता रहा है कि लोग एक्सपेक्टेशंस के साथ आते हैं, मतलब वो पूछते हैं कि अच्छा हम अगर इस प्लेटफॉर्म पे आ रहे हैं तो हमें क्या वैल्यू मिलेगी। ये हम्म। मेरे ख्याल से कंफ्यूजन है वीएन को लेके, क्योंकि हम कोई ऑर्गेनाइजेशन या जमात नहीं, हम एक नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे मतलब रूट कॉज कहाँ से, मतलब मसला कहाँ से आ रही है।
कि हम तो स्टार्टिंग में कह रहे हैं कि यार आपने खुद लीडरशिप लेनी है, आप रिस्पॉन्सिबिलिटी ले। इवन तो यहाँ पे भी जितने भी लोग हैं जो कि किसी न किसी प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व हैं, तो उन्होंने वो भी स्टार्टिंग में एज अ मेंबर ही आए थे, उन्होंने बाद में खुद इनिशिएटिव लिया। लेकिन ये बात लोगों को क्यों नहीं समझ आती कि वो कोई ना कोई एक्सपेक्टेशंस लेके आ रहे होते हैं प्लेटफॉर्म से, जिसकी वजह से वो फिर कुछ भी नहीं कर पाते। माइंडसेट का मसला है ना। ठीक है। अच्छा कि आप जो करंट अपडेट्स हैं कम्युनिटी और प्रोजेक्ट्स के हवाले से हम्म। वो बता दें, फ्यूचर प्लान्स बता दें। एक भाई ने भी पूछा हुआ था चैट में कि आगे से मतलब अगले 5 से 10 साल में आप लोग कहाँ देखते हैं कम्युनिटी को और यूथ लिंक के मेंबर्स को। सही। हम ना अभी 10-15 मिनट मैं लूंगा आप लोगों के सबके। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं डिस्कस करने लगा, तो मुझे उम्मीद है इससे काफी चीजें क्लियर भी हो जाएंगी। जब शुरू में रेहान डिस्कस कर रहा था ना कि यूथ लिंक का प्लेटफॉर्म क्यों जरूरी है इस वक्त, देखें जो पिछले 100 साल में मुसलमानों की तारीख रही है ना, तो आप देखेंगे कि आपको हर गली में एक जमात मिलेगी, मुसलमानों के अंदर डिविजन्स मिलेंगी, मुसलमानों का कत्लेआम मिलेगा, जेनोसाइड करंट टाइम पे भी आपको फलस्तीन में देख लें, इंडिया में देख लें, युगर में देख लें, पिछले 30-40 साल में तो बहुत ज्यादा खून बहा है मुसलमानों का। तो अब सिचुएशन जो है ना वो एक, आप कह लें इसको, मैं इस तरह एक्सप्लेन करता हूँ कि उम्मत इस वक्त ना आईसीयू में है, लिटरली आईसीयू में। तो आईसीयू में जब होंगे ना हम, तो हम उस वक्त ये नहीं सोचेंगे कि ये अप्रोच ठीक है या वो अप्रोच ठीक है, या ये मनज ठीक है या दूसरा मनज ठीक है, कौन सही काम कर रहा है कौन गलत काम कर रहा है। आप कहेंगे सबसे पहले जान बचाओ, उसको आईसीयू से तो बाहर निकालो, उसके बाद हम अपने इख्तलाफात के ऊपर बात कर लेंगे। ऐसा ही है ना, कॉमन सेंस की बात है, कोई इसमें रॉकेट साइंस तो नहीं चाहिए हमें। लेकिन हमारी जो इस वक्त उम्मत की लीडरशिप है ना, लीडरशिप में वो सारे तमाम वो लोग आते हैं जो थिंकर्स हैं, जो ऑर्गेनाइजेशनल हेड्स हैं, या कहीं ना कहीं पे दीन का कोई ना कोई काम या किसी किसी डोमेन में काम कर रहे हैं। उनके पास जो सबसे बड़ी कमी है ना वो इस विजन की है। जो मेरा केस है कि इस वक्त उम्मत की लीडरशिप के पास एक तो पहले लीडरशिप ही नहीं है, लीडरशिप स्किल ही नहीं है, स्किल नहीं है उसकी बेस, उसकी वजह से फिर विजन भी नहीं, उमेटिक विजन है ही नहीं हमारे। तो ये सबसे बड़ा मसला है इस वक्त उम्मत के अंदर। मैं भी सिर्फ अपने फ्लैंग के लोगों की बात कर रहा हूँ जो अकामत दीन का विजन रखते हैं या फर्ज समझते हैं या किसी न किसी डोमेन में काम कर रहे हैं अकामत, उनकी बात कर रहा हूँ। अभी छोड़ दें लेफ्ट और लिबरल्स और सेकुलर्स और उनकी तो, उनको तो हम डिस्कस ही नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, ना वो पॉइंट ऑफ डिस्कशन। तो जब इस सिचुएशन में होगी ना उम्मत, तो हमें स्टेप अप करना पड़ेगा खुद। हम अब वेट नहीं करेंगे कि कोई मसीहा आएगा ऊपर से और वो ये सारी चीजें ठीक करेगा। तो स्टेप अप करने के लिए जो है ना इस तरह के प्लेटफॉर्म्स की जरूरत है कि यहाँ पे यूथ इकट्ठी हो, उनको ये सोच ये विजन दिया जाए कि ठीक है जो भी हमारे आपस के इख्तलाफात हैं उनको फिलहाल के लिए थोड़ा साइड पे रख लें। कितने इख्तलाफात होंगे, 20%, 10%, 20% चीज़ों पे इख्तलाफ होगा, वो 70-80% तो कॉमन पॉइंट्स हैं ही ना सबके। तो एटलीस्ट वो जो कॉमन पॉइंट्स है ना उनके ऊपर आप इकट्ठे हो जाएं और उनके अंदर आप एटलीस्ट इनिशिएटिव लेना शुरू कर दें आपस में। तो ये मकसद है हमारा यूथ लिंक का कि जितनी भी फॉलोअरशिप है पाकिस्तान से हमने स्टार्ट किया, इंशाल्लाह हम इसको ग्लोबल लेके जाएंगे कि पाकिस्तान के अंदर जितनी भी हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे या ग्रुप्स लेवल पे या कम्युनिटी लेवल पे कोई भी काम हो रहा है, उनकी फॉलोअरशिप का एक नेटवर्क बनाया जाए और नेटवर्क के थ्रू डिफरेंट इनिशिएटिव्स लिए जाएं जिसको हम प्रोजेक्ट्स बोल रहे हैं, या प्लेटफॉर्म स्टेब्लिश किए जाए। और उन प्लेटफॉर्म और इनिशिएटिव्स के ऊपर सब की अपनी कलेक्टिव कोई ना कोई कंट्रीब्यूशन होना जरूरी है। जैसे अभी हमने मशल की बात की, अब मुझे बताएं कौन सी ऐसी जमात है या कौन सी ऐसा ग्रोह है जो ये नहीं चाहता कि मीडिया के ऊपर प्रोपेगेशन में काम किया जाए, इस्लाम को एज अ सिस्टम प्रेजेंट किया जाए, इस्लाम को एज अ सोल्यूशन प्रेजेंट किया जाए, हमारे जितने भी मसाइल हैं उनका सोल्यूशन इस्लाम है, इसके ऊपर नैरेटिव बिल्ड करना, इस पे किसी को इख्तलाफ तो नहीं होगा ना। तो हमें इस तरह के इनिशिएटिव लेने की जरूरत है इस वक्त। तो वो ये इनिशिएटिव बेसिकली जो है ना हमारी डिवीजन खत्म कर सकती है। कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि हम सब लोगों को एक कॉमन पॉइंट के ऊपर ले आए, ये इंसानी फितरत के ही खिलाफ है। ह्यूमन नेचर है कि आपके आपस में हर बंदे का डिफरेंट परसेप्शन है, डिफरेंट तरीके से सोच रहा है, वो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रहेगा हमेशा। साहबा के अंदर रहा है तो बाद में क्यों नहीं रहेगा? साहबा के अंदर नहीं था क्या डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आपस में अप्रोचेस को लेके? लेकिन उन्होंने उस ओपिनियन के डिफरेंस की बेस पे एक दूसरे के खिलाफ नहीं हो जाते थे। वो हमारा क्या मसला है कि हमारी जब डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आता है ना तो हम एक दूसरे के खिलाफ हो जाते हैं।
वो आपस में उस डिफरेंस को मेंटेन रखते थे, रेगुलेट करते थे। उस डिफरेंस की वजह से वो बड़ा मकसद नहीं भूल जाते थे। तो वो चीज हमें आज प्रैक्टिस करने की जरूरत है कि हम आपस में जो भी दीनी इनिशिएटिव ले रहा है उसको पूरी तरह पुश दें। आपको, अगर मैं ये मेथोडोलॉजीज की, अप्रोचेस की बात करूँ ना, आपको 4-5 कैटेगरीज मिलेंगी कि जिसकी बेस के ऊपर ये डिवीजन है। हर इंसान की अपनी एक सोच है कि जिसकी बेस पे वो एक मेथोडोलॉजी डिफाइन करता है। वो 4-5 हमें कैटेगरीज क्या मिलती हैं? कोई आपको कहेगा कि बॉटम अप अप्रोच होनी चाहिए, कि हमें ग्रास रूट लेवल पे काम करना है, लोगों की तरबियत और तज़किया करनी है, जैसे तबलीगी जमात वालों का मैनेज है। कोई आपको कहेगा कि हमारी पॉलिटिकल अप्रोच होनी चाहिए, टॉप डाउन हम करें अप्रोच, जिस तरह हिज़्ब ut तहरीर वालों की है। फिर कोई आपको कहेगा कि हमें इंटेलेक्चुअल आइडियोलॉजिकल अप्रोचेस अपनानी चाहिए, जहाँ पे हम फिक्री जदोजहद करें कि लोगों को जो एलीट तबका है हमारा, उसको इंटेलेक्चुअली इस तरह स्ट्रांग बनाएं और वो खुद फिर निज़ाम की तब्दीली की एक मूवमेंट चलाएं। कोई आपको कहेगा कि करंट सिस्टम के अंदर घुसें और इसी सिस्टम के अंदर रहते हुए सिस्टम को तब्दील करें। फिर आपको एक रेवोल्यूशनरी और मिलिट्री अप्रोच मिलेगी। ये 4-5 कैटेगरीज हैं टोटल। जितने भी इस वक्त जमातें काम कर रही है ना दीन, इकामत दीन के लिए, वो इन कहीं ना कहीं 4-5 कैटेगरीज में फॉल करती हैं। अब ये वो पांचों 4-5 काम है जो सब करना जरूरी है। हम सीरा को हॉलिस्टिकली नहीं देखते ना। कोई कहता है कि अभी मक्की दौर चल रहा है, कोई कहेगा मक्की दौर से निकल गए, अब हमें मदनी दौर में आ जाना चाहिए। तो हमें बेसिकली इस वक्त जो करने की जरूरत है ना, कि सीरा को हॉलिस्टिकली देखें, कि ये सारे काम करने की जरूरत है। अब हमारे पास क्योंकि लीडरशिप नहीं है, हिकमत की कमी है, हम ये नहीं देखते कि किस रीजन में, किस डेमोग्राफिक्स में किन मामलात की जरूरत है। पाकिस्तान में हूँ, मैं इंडिया में हूँ, दोनों जगह पे डिफरेंट अप्रोच हो सकती है। मैं यूएस में हूँ, मैं मिडिल ईस्ट में हूँ, वहां पे कोई डिफरेंट अप्रोच हो सकती है। तो हमें रीजन्स के हिसाब से, कल्चर के हिसाब से अपनी अप्रोच डिफाइन करनी होती है, मेथोडोलॉजी या मैनेज डिफाइन करना होता है। तो हर कोई ना कोई जमात, कोई ना कोई ग्रुप जो भी दीन के लिए काम कर रहा है, वो इस बड़ी पिक्चर के अंदर कोई ना कोई कंट्रीब्यूशन दे रहा है। मसला तब आता है कि तब ये जमातें आपस में एक दूसरे के खिलाफ हो जाती और एक दूसरे के ऊपर तनकीद करना शुरू कर देती हैं। हमने इन तमाम आप दूसरे को मुकम्मल करना है, ना कि एक दूसरे के खिलाफ होकर एक दूसरे के अगेंस्ट नैरेटिव बिल्ड करना शुरू कर दें। ये पूरा पजल सॉल्व हो जाता है। आप इन तमाम कैटेगरीज को लिखें, इन कैटेगरीज के अंदर जो जो लोग काम कर रहे हैं उनको आप इकट्ठे एक जगह फिट करें, तो पूरा पजल सॉल्व होता है। हाँ, इस तरह सीरा पॉलिस्टिकली आप देख सकते हैं कि हाँ, ये तमाम काम करने की जरूरत है इस वक्त। मसला क्या है? मसला विजन नहीं। और ये मेरा केस है कि विजन की कमी है, थिंकिंग की कमी है मुसलमानों में। जिस दिन ये चीजें हल हो जाएंगी, ये मसाइल हमें कभी भी नहीं आएंगे। और अब ये थॉट बिल्ड करना, ये थॉट देना लोगों को, यूथ को ये थॉट देना, थॉट लीडर्स बनाना यूथ को, ये हमारा मकसद है इस प्लेटफॉर्म, कि हम वो कैपेबिलिटीज डेवलप करें। हमारी मिसाल उन लोगों जैसी होनी चाहिए जैसे फ्रीलांसर्स नहीं होते, सर्विस प्रोवाइडर्स। हम देखें कि किस जमात को किस चीज की कमी की जरूरत है जिससे उसका काम बेहतर हो सकता है, हम एज अ सर्विस प्रोवाइडर एक्ट करें। और हर जगह पे जहां जहां भी हमें कोई भी गैप्स नजर आते हैं, उन गैप्स के ऊपर कैपेबिलिटीज डेवलप करके इनिशिएटिव्स लें। ये करने का काम है हमारा। बाद में हम डिस्कस कर लेंगे। इस वक्त मैं बता रहा हूँ, हम इमरजेंसी सिचुएशन में आईसीयू के अंदर। जब आईसीयू से बाहर निकलेंगे ना, फिर हम बैठ के डिस्कस कर लेंगे कि हाँ जी, आपने यहाँ पे ये बात की थी, वहां पे ये बात की थी, आप में ये मसला है, फलाने में ये मसला है। ये नहीं है इस वक्त बातें करने वाली। आई होप आप लोगों को पॉइंट समझ आया होगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये सबसे इंपॉर्टेंट थॉट है जो सबको देने की जरूरत है। अगर ये चीज हमें समझ आ जाए आज की यूथ को, तो ये जितने भी आपने फीडबैक अभी शेयर किए हैं ना, कि कोर्सेज बेच रहे हैं या वो कर रहे हैं, अभी आप कह रहे थे कि मीटअप्स नहीं होते, जो भी ब्लेम्स हैं, जो भी क्रिटिसिज्म है, नेगेटिव क्रिटिसिज्म, ठीक है, अच्छी बात है, हम पब्लिकली फीडबैक सेशन कर रहे हैं, इसके ऊपर हम क्या कर सकते हैं। लेकिन अपने माइंडसेट के ऊपर काम करें, उसके बाद क्रिटिक करें किसी के ऊपर। पहले अपनी जात के अंदर देखें क्या गलतियां, क्या कोताहियां। हर इंसान में कोई ना कोई गलती कोताही है, कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं है, ना हो सकता है, पॉसिबल ही नहीं। कोई ना कोई गलती कमी हमेशा रहेगी सब में। एक दूसरे को एक्सेप्ट करना सीखें, एक दूसरे ऑप्टिमिस्टिक रहें चीजों को लेके। आई होप रेहान, जो भी आपने क्वेश्चन किया ना, ये इसमें ये पॉइंट एड्रेस हो जाए। अगर नहीं होता तो बताएं मुझे। बाकी माइंडसेट और पर्सपेक्टिव के हवाले से तो आपने काफ़ी हद तक क्लियर कर दिया। मुझे उम्मीद है ऑडियंस में जो लोग हैं उनको क्लैरिटी मिल गई होगी। मैं अगर फ्यूचर जो हमारा जो इकोसिस्टम वाला है उसमें जो हम्म। हमारे प्रोजेक्ट्स हैं, क्योंकि इसमें काफ़ी क्वेश्चन आए थे जिसमें लोग पूछ रहे थे कि हम अगर यूटलिंग में हैं तो आप हमसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं, हमारा रोल क्या है। वो बेसिकली अपने आप को प्लेस नहीं कर पा रहे
उस मूवमेंट में, या इकोसिस्टम के जो हमने कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया था, तो वो आ, इस तरह के बहुत ज़्यादा उसमें फीडबैक आए हैं कि एक यूथ लिंक के इंडिविजुअल का इकोसिस्टम में क्या रोल है, आपके उस इकोसिस्टम वाले जो कॉन्सेप्ट है उसके अंदर ऐसे कौन से प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की भी बात हमने की है, हमने पावर में आने की बात की है, नैरेटिव की बात की है। तो उसके हवाले से अगर आप बता दें जो करंट अपडेट्स हैं, और आगे जो भाई ने भी क्वेश्चन पूछा कि अगले 5-10 साल में कहाँ पे हम्म। देखते हैं आप मेंबर्स को और प्लेटफॉर्म को। अच्छा, इकोसिस्टम का पहले कॉन्सेप्ट समझ लें। इकोसिस्टम का कॉन्सेप्ट है क्या? अम, जो करंट सिस्टम है ना हमारा, चाहे एजुकेशन हो, चाहे बिजनेस का सिस्टम हो, कॉर्पोरेट कल्चर हो, जितने भी मामला चल रहे हैं इस वक्त आपकी जिंदगी के अंदर, अम, किसी को ये शक तो नहीं है ना कि ये सब का सब करप्ट हो चुका होगा? आई होप किसी को नहीं होगा। तो हमने जो इकोसिस्टम का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करवाया था ना, वो ये था कि हमें अब ये तमाम सिस्टम्स जो हैं जो करप्ट हो चुके हैं, ये खुद बिल्ड करने पड़ेंगे। हम जब यहाँ पे इकट्ठे हो रहे हैं ना मुसलमान, तो एटलीस्ट एक मॉडल बना के दिखाएं लोगों को कि जब मुसलमान इकट्ठे होते हैं ना तो ये रिजल्ट निकलता है। हमारे पास एक्चुअली में कोई मॉडल है ही नहीं ना कि लोगों को दिखा सकें कि इस्लाम सिस्टम का क्या मतलब है, कि जो ग्रुप ऑफ पीपल इकट्ठे होते हैं वो अपने दरमियान रूल्स एंड पॉलिसीज बनाते हैं, तो वो एक सिस्टम बन जाता है। तो इकोसिस्टम का कॉन्सेप्ट ये है कि जितना भी हमारी ज़िंदगी के मामलात हैं, चाहे एजुकेशन है, चाहे हमारी स्किल सेट है, चाहे हमारी कैरियर ग्रोथ है, कैरियर के अंदर फिर जो हमारे प्रोफेशनल स्किल सेट्स हैं, वो तमाम के तमाम विद इन कम्युनिटी हो रहे हो। हमारे पास अपने बिजनेस स्टार्टअप्स हों, हमारे पास अपने मीडिया स्टार्टअप्स हों, हमारे पास अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हों, हमारे पास अपने प्लेटफॉर्म्स हो, और हमारे पास अपना नैरेटिव हो जिसके थ्रू हम पब्लिक को भी इन्फ्लुएंस कर सकें। तो ये कॉन्सेप्ट है ओवरऑल कि आप अपना जितना भी टैलेंट है उसको प्रोड्यूस भी खुद कर रहे हो, और उस टैलेंट को अपनी कम्युनिटी में यूज कर रहे हो, और जो भी फाइनेंस भी इवन जनरेट कर रहे हो उसको भी विद इन कम्युनिटी सर्कुलेट कर रहे हो, ताकि ओवरऑल कम्युनिटी अपलिफ्ट हो। तो ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है इकोसिस्टम का। तो जो 5 साल का विजन है वो यही है कि हम एटलीस्ट इस कम्युनिटी के थ्रू एक इकोसिस्टम डेवलप कर लें। अब आपने कहा कि मेंबर्स अपने आप को देखते हैं कि वो कहाँ प्लेस करें। अब उसमें हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था ना 6 लेयर का इकोसिस्टम वाले सेशन के अंदर। तो उन 6 लेयर्स में कहीं भी अपने आप को प्लेस करें, जो भी आपकी स्ट्रेंथ है, वीकनेस, हर इंसान की अपनी स्ट्रेंथ है, हर इंसान की अपनी डोमेन है, हर इंसान के अपने पर्सनैलिटी ट्रेट्स हैं। साबा में भी हमें ये चीज़ें मिलती हैं। तो अपनी अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेस को देखें कि आपकी कहाँ पे प्लेसमेंट होती है, और इनिशिएटिव लें बस। एट दिस मोमेंट हमें इनिशिएटिव्स की ज़रूरत है। हमें कह लें उस पूरे इकोसिस्टम को पूरा करने के लिए, वो पजल पूरा करने के लिए ना डिफरेंट लेयर्स के ऊपर काम करने की ज़रूरत है। जैसे मीडिया के इनिशिएटिव के लिए हमने भी कुछ प्रोजेक्ट स्टार्ट किए, इसी तरह फाइनेंशियल स्टार्टअप्स हैं, कुछ बिजनेस स्टार्टअप्स हैं, उनके ऊपर भी काम चल रहा है। वो इंशाल्लाह पब्लिक करेंगे हम। इंटरनली तो डिस्कशन हो रही होती है, लेकिन पब्लिक में भी हम करेंगे उसको विद इन 3 to 4 months। के बिजनेस स्टार्टअप्स हमारी कम्युनिटी के कुछ लोगों ने लिए हैं, उसमें हमारी कोशिश है कि जितना भी ह्यूमन रिसोर्स है वो कम्युनिटी से यूज हो रहा हो, और जितना भी फाइनेंस है वो कम्युनिटी के अंदर ही सर्कुलेट हो रहा हो। इसी तरह आगे हमारी कोशिश है कि कुछ प्लेटफॉर्म इस्टेब्लिश किए जाएं अपनी मुस्लिम यूथ के लिए पाकिस्तान में। तो वो चीज़ें भी पाइपलाइन में है। तो 5 साल में हम ये देखते हैं कि एटलीस्ट एक इकोसिस्टम हम अचीव कर लें। ठीक है। अच्छा कि चैट में एक सवाल आया, भाई ने कहा है कि आपने कहा था हम पे सवाल उठाएं, अब आप कह रहे हैं पहले खुद खुद पे सवाल उठाएं आप। भाई, भाई माइक पे आ सकते हैं? हाँ, तकी अब्दुल्ला, माइक अनम्यूट कर सकते हैं आप। मेरे ख्याल से नहीं है वो सेशन है शायद। अच्छा, अब क्या आप में नाम है से भाई? किसी को क्वेश्चन है तो आप लोग हैंड रेज कर सकते हैं। एक भाई ने टैम के हवाले से सवाल पूछा था। मेरी आवाज क्लियर है? एक मिनट रखी, वो जो भाई ये भी सवाल कर रहे थे उनका, उनको माइक पे तो आने दें। वो रेहान भाई ने कहा मीटिंग में नहीं है। क्या नाम है भाई? कि अब्दुल्ला नेम था, लेकिन मेरे ख्याल से वो सेशन लीव कर गए। अब्दुल्ला, अगर आप मौजूद हैं तो हाथ खड़ा कर सकते मोहम्मद अब्दुल्ला। जी मीटिंग में मौजूद है। हैं। अगर आप माइक पे आ जाए ना तो बेहतर रहेगा। अगर नहीं अखी, माइक वो इनका नहीं, नहीं है, वो शायद लीव कर गए। नहीं वो है नहीं तो फिर
एड्रेस करने का क्या फायदा। जी, एक भाई का टैम के हवाले से सवाल था, अगर आप अलाउ करें मैं उसको एड्रेस कर लूँ। जी जी लो। जी। भाई पूछ रहे हैं कि व्हाट सेट्स टैम अपार्ट फ्रॉम टीआरटी एंड अल जजीरा। देखें, एग्जिस्टिंग इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म की या ये जो न्यूज़ एजेंसीज होती हैं, इनकी डोमेन में कोई भी ऐसा प्लेटफॉर्म एग्जिस्ट नहीं करता जो प्योरली फॉर द सेक ऑफ मुस्लिम उम्मा, फॉर द सेक ऑफ इस्लाम नैरेटिव बिल्ड कर रहा हो या नैरेटिव बिल्ड करना चाह रहा हो। टीआरटी वर्ल्ड है, दे आर स्पॉन्सर्ड एंड फंडेड बाय द टर्किश गवर्नमेंट। तुर्की इनको फंड करता है। दे आर कंसिडर्ड टू बी द माउथ पीस ऑफ तुर्की। अल जजीरा है, दे आर फंडेड बाय कतर। They push the narrative that Qatar wants them to push, and they're considered the mouthpiece of Qataris. इसके अलावा कुछ प्लेटफॉर्म्स एग्जिस्ट करते हैं, एक दो हैं जो कि टैम की तरह अपने इनिशियल स्टेज में रहे, जो कि मुसलमानों की आवाज बनना चाहते हैं, इस्लाम के हवाले से नैरेटिव पुश करना चाहते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनका सेंटर ऑफ होल नैरेटिव, सेंटर ऑफ होल कंटेंट जो है वो गजा है। और वो सिर्फ और सिर्फ फलस्तीन के ऊपर कंटेंट बनाते हैं, सिर्फ और सिर्फ फलस्तीन के हवाले से नैरेटिव पुश करते हैं। उसमें मैं ये नहीं कह रहा कि कोई हर्ज है, बहुत जरूरी चीज है, होनी चाहिए। अलबत्ता टैम मुकम्मल तौर पे मौजूदा पॉलिटिकल सिस्टम्स को थ्रू इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म चैलेंज करके, इन क्वेश्चन लाकर उनकी रिप्लेसमेंट के तौर पे इस्लामिक पॉलिटिकल सिस्टम को प्रेजेंट करना चाहता है। एंड द मेथड वी आर अप्लाइंग इज कि इनिशियली चूंकि टारगेट ऑडियंस साउथ एशिया की है, साउथ एशिया के मुसलमानों को गिव देम अ कॉमन एनिमी विच इज इन एक्चुअल एन एनिमी। ऐसा नहीं है कि हमने हवा में कोई एनिमी बनाई है, हकीकत में वो हमारा दुश्मन है और हमारे खिलाफ काम कर रहा है। जिस तरह मैंने बताया, वेस्टर्न बंगाल के जेनोसाइड की तैयारी पूरी है, तो वो है हिंदुत्व, आरएसएस। वी नीड टू यूनाइट अगेंस्ट दिस एंटिटी। जब ये कॉमन एनिमी का मामला, और उसमें हम गजा के मामले को भी साथ साथ लेकर चल रहे हैं, उसी से रिलेट कर रहे हैं कि इफ इट कम्स टू गजा, अगर आप गजा की तरफ देखें तो अब आगे करने वाला काम क्या है? आगे करने वाला काम है नेवर अगेन का। आपको और मुझे ये वादा करना होगा कि नेवर अगेन, दोबारा हम और हमारी नस्लें उम्मत को इस सिचुएशन में आने नहीं देंगे कि ऐसा कोई मामला क्रिएट हो। नेवर अगेन। तो उस मोटो के साथ हमें ये जहन साजी करने की जरूरत है कि जहां पे ये मामला मुस्तकबिल करीब में होता हुआ नजर आ रहा है, नेवर अगेन के चलते हुए हमें उसको रोकना है। गिव देम अ कॉमन एनिमी एंड दे विल यूनाइट। वंस दे यूनाइट, अब आप ये नैरेटिव पुश करें कि मौजूदा निज़ाम, चाहे वो लिबरलिज्म का है, चाहे वो डेमोक्रेसी है, चाहे वो कम्युनिज्म सोशलिज्म का निज़ाम है, ऑल ऑफ देम आर फ्लॉड। व्हाई डू यू वांट टू पुश और गो टुवर्ड्स समथिंग व्हिच इज फ्लॉड, जबकि आपके पास एक निज़ाम एग्जिस्टिंग है जो डिवाइन इन नेचर है, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आप तक पहुंचाया। और फिर उसकी वो चीजें कि जो उसको मुनफरिद बनाती हैं, जो उसको एप्लीकेबल बनाती हैं, उनके ऊपर काम किया जाए, उसको प्रेजेंट किया जाए। तो दैट इज व्हाट मेक्स टैम डिफरेंट। एक होलिस्टिक अप्रोच लेकर चल रहे हैं हम, सिर्फ गजा बाउंड नहीं है। और गजा का मसला, कश्मीर का मसला, येगर्स का मसला, बर्मा का मसला, ये सब हमारे लिए बहुत वैल्यू रखते हैं। अलबत्ता इनकी, इन मसाइल के अब आगे बढ़ने की जरूरत है। और वो आगे बढ़ने का मामला क्या है कि नेवर अगेन। ये हो गए, एक तो इनके हवाले से इकदाम उठाने के ये रुके, और दोबारा हमने उम्मा को इस सिचुएशन में नहीं आने देना। और उसमें फिर फर्दर ऑन ओवरऑल यूथलिंग की अप्रोच आ जाती है। जिस तरह मुस्तफ़ा भाई ने बात की कि एज अ यूथ हमारा सपोर्टिव किरदार अदा करने का की जिम्मेदारी है। हमारी ये जिम्मेदारी नहीं है कि हम माइक के पीछे, स्टेज के पीछे, या हम प्ले गार्ड उठा के सड़कों पे भागें। आपने यूथलिंग को नहीं देखा होगा ये सारे मामलात करते हुए, बिकॉज वी आर फर्म बिलीवर्स के एज अ यूथ हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उम्मा को एम्पावर करें, अपलिफ्ट करें, अपस्किल करें, ऐसे सिस्टम्स डेवलप करें कि बजाय इसके कि हम नारे लगा रहे हो मौजूदा रियासतों को तोड़ा जाए, मौजूदा रियासतों को और इनकी इलीट को आप अपने ऊपर डिपेंडेंट करें, मुख्तदिर हलकों को मैनिपुलेट करें, उनकी डोरें आपके हाथ में होनी चाहिए। उसके लिए वो सिस्टम्स डेवलप करने की जरूरत है कि आपके ऊपर डिपेंडेंट हो। और इसकी एक बहुत छोटी सी मिसाल है नैरेटिव बिल्डिंग।
एक वाज़ेह मिसाल, अगर मैं, चूंकि जर्नलिज्म में हम देख रहे होते हैं करंट अफेयर्स के मामला, और आई एम श्योर इससे आप सब वाकिफ होंगे। ड्रोन टेक्नोलॉजी एक इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है, पूरा वॉरफेयर तब्दील करके रख दिया है उसने। यानी हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स का एक टैंक बनता है, और उसके मुकाबले में चंद हजार डॉलर का एक ड्रोन बनता है, और वो उस टैंक को मात दे सकता है, उसको तबाह कर सकता है। अब ड्रोन टेक्नोलॉजी में तो दुनिया एडवांसमेंट करती जा रही है, आगे जाती जा रही है, जाती जा रही है। काउंटर ड्रोन टेक्नोलॉजीज में दुनिया के पास बहुत ज्यादा ऑप्शंस नहीं है, इंक्लूडिंग पाकिस्तान। अफगान तालिबान मेक शिफ्ट DIY किस्म के अगर ड्रोन्स बनाकर लॉन्च करते हैं, तो आपका चूंकि सारा एयर डिफेंस सिस्टम ईस्टर्न बॉर्डर के ऊपर है, आपका वेस्टर्न फ्लैंक बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है। इसी तरह इंडिया ने अभी प्रिक्रूटमेंट की है रशिया से लाखों की तादाद में ड्रोन्स की। किस चीज की तैयारी कर रहे हैं वो, किसके खिलाफ तैयारी कर रहे हैं? नॉट वेरी प्रो पाकिस्तान और पाकिस्तान से मोहब्बत के उसमें मैं अपना दीन ईमान बेच दूं या भूल जाऊं। अलबत्ता आपका दुश्मन वो है, तो उसके मुकाबले में तो जाहिर है पाकिस्तान के डोमेस्टिक मामलात और इख्तलाफात अपनी जगह, इंडिया की बात आएगी तो पूरा पूरा पाकिस्तान यूनाइटेड है। अब काउंटर ड्रोन टेक्नोलॉजी आपके पास क्या है? एट मैक्स आप थ्रू सर्टन टेक्नोलॉजी जो वायरलेस ड्रोन्स होते हैं उनको गिरा सकते हैं। ऑप्टिकल फाइबर वाले ड्रोन्स को गिराने की टेक्नोलॉजी रशिया के पास नहीं है, अमेरिका के पास नहीं है, किसी के पास नहीं है। एट मैक्स AI बेस्ड वो प्रोजेक्टाइल्स हैं ड्रोन की शक्ल के, कि जिनको आप ड्रोन के ऊपर लॉक करके छोड़ते हैं और वो जाके मारते हैं। लेकिन वो उस सूरत में काम कर सकता है जब 4 6 8 10 ड्रोन आ रहे हैं, जब पूरा स्वाम आ रहा है ड्रोन्स का, कि जिसके अंदर कई सौ ड्रोन हैं, कि जिस तरह रशिया यूक्रेन पे हमला कर रहा है और यूक्रेन रशिया पे। उसके दिफा के लिए कोई चीज नहीं है, कोई एयर डिफेंस का मैकेनिज्म नहीं है। एयर डिफेंस आर्टिलरी, एयर डिफेंस गन्स के जरिए जब आप जहाजों को टारगेट करते हैं, जहाज एक बहुत बड़ी चीज होती है, हत्ता कि उसको टारगेट करना मुश्किल होता है। तो ड्रोन तो बिल्कुल आप समझ लें कि एक छोटे से नुक्ते से भी कम नजर आ रहा होता है। तो इट इज नियर टू इम्पॉसिबल कि आप किसी मैनुअल प्रोजेक्टाइल से उसको टारगेट करें। तो ये सिस्टम्स डेवलप करने की जरूरत है कि जिससे ये एग्जिस्टिंग सिस्टम आपका डिपेंडेंट हो जाए। फिर आप इसकी डोरें हिला सकते हैं, खींच सकते हैं, और ये आपके मेरे हमारे करने वाले काम है। अब इसमें मेरी डोमेन तो नैरेटिव बिल्डिंग की है, मेरी डोमेन तो मीडिया की है। आप में से जो एवियोनिक्स के हैं, एरोनॉटिकल इंजीनियर के हैं, उनकी डोमेन है। जो AI और रोबोटिक्स के हैं, उनकी डोमेन है ये ड्रोन टेक्नोलॉजी वाली। आप में से जो सॉफ्टवेयर के, साइबर के हैं, उनकी अपनी अपनी डोमेन्स हैं। भाई नादरा का 70% डाटा डार्क वेब पे फॉर सेल पड़ा हुआ था। ये तो हमारे साइबर सिक्योरिटी में हालात हैं। तो इसकी जिम्मेदारी किसने लेनी है? आपने लेनी है। आप इसके मुकाबले में इंडिया का डाटा निकालें, पब्लिश करें। आप इसराइलियों का डाटा निकालें, पब्लिक करें। हो रहा है, ऑलरेडी कर रहे हैं लोग। तो अपनी अपनी डोमेन में एक्सपर्टीज हासिल करके उम्मा को एम्पावर और अपलिफ्ट करने की जिम्मेदारी है हमारी। दैट इज व्हाट नॉट ओनली मेक्स स्टैम डिफरेंट फ्रॉम अदर existing platforms, that is what makes YouthLink and this whole initiative different from every existing platform. अगर जी आप अच्छी में से कोई क्वेश्चन है तो हैंड रेज कर सकते फीडबैक हैं। से रिलेटेड कोई पॉइंट रहता है मुझे बताएं। आपकी आवाज़ नहीं आई मुझे, क्या क्या आपने? मैंने कहा फीडबैक से रिलेटेड कोई पॉइंट रहता है। सजेशंस है कुछ, फीडबैक तो मेरे ख्याल से काफ़ी तक कर ली हमने। ठीक है, आपने एक ही कैटेगरी कवर किया वैसे फीडबैक। आ, बाकी दूसरी कैटेगरी भी है जिसमें मैंने मतलब 2 3 पॉइंट्स बताए हैं। मतलब वो जो प्रोजेक्ट वाली बात थी उसमें उनकी ये राय है कि इस चीज़ को देखा जाए, मतलब लोगों ने साथ साथ उसमें एड्रेस भी किया, मैंने चीज़ें मिक्स की हुई थी, सजेशन मैंने सेपरेट लिखी हुई हैं। उसमें फीमेल कम्युनिटी के हवाले से एक सजेशन है कि जो स्टार्टिंग में बैच वाइज सिस्टम था, जो अप्रोच थी, उसको दोबारा से लेके आया जाए, क्योंकि उसमें खवातीन काफ़ी ज़्यादा एक्टिव भी थी, और ये है कि उनको डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ सीखने को मिल रहा था। और स्कूल ऑफ इस्लाम के हवाले से कुछ सजेशन हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा कोर्सेज और लाए जाएं। हालांकि एक साइड पे कहा जा रहा है कि कोर्सेज ज़्यादा सेल हो रहे हैं, कुछ ने मतलब कुछ मेंबर्स ने लिखा हुआ था कि हमें इस तरह के मजीद कोर्सेज चाहिए जो कि ठीक रैबिट है, रिलेटेड फिर हों। मैं एक पॉइंट एड्रेस करना चाहता कि ये जो दो कैटेगरीज डिफाइन की थी ना, एक ब्लेम माइंडसेट और एक कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म। जो हम्म। कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म होता है ना, उसको उसके ऊपर सोचना, उसके ऊपर अमल करना, ये हम सबके ऊपर फर्ज है, ये समझ लें आप। जहाँ पे ब्लेम माइंडसेट आता है ना, तो देखें, मैं एक पॉइंट आप लोगों को क्लियर कर दूं। मैं ना यहाँ पे कोई इल्तिजा नहीं करूंगा आप लोगों से, ना मैं ये किसी को रिकमेंड करूंगा कि जब इस्लाम का काम करना है तो इल्तिजाई मोड में आ जाएं आप लोग या डिफेंसिव हो जाएं।
आप अगर ब्लेम माइंडसेट है तो फिर मैं आपके माइंडसेट को टारगेट करूंगा कि आपके माइंडसेट के ऊपर काम करने की जरूरत है। जहाँ पे कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म की बात आती है तो उस पे आए, डिस्कशन करें। नंबर्स हमारे पब्लिक हैं सबके, मैनेजमेंट के नंबर्स पब्लिक हैं। अपनी सजेशंस दें और आए खुद खुद उस सॉल्यूशन का पार्ट बने। ये एक्सपेक्टेशन है यूथ लिंक मेंबर से, चाहे मैं हूँ चाहे आप हो। अखी ये इल्तिजा वाली बात से एक पॉइंट याद आया कि वो ये कहा गया कि जी जो मतलब कुछ बाज़ औक़ात जो मैनेजमेंट की तरफ से बात की जाती है ना तो उसमें काफ़ी हार्श वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं, और जो मैनेजमेंट टीम है वो बाज़ औक़ात रूड भी हो जाती है प्रोजेक्ट्स में डील करते हुए। तो वो उन्होंने कहा कि ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। एक चीज होती है कि हार्श है और एक बार रूड होना, मतलब दोनों में डिफरेंस है। एक बदतमीजी है और एक डिसिप्लिन है। डिसिप्लिन और बदतमीजी में फर्क है, ये आपने पहले फिगर आउट करना है कि बदतमीजी कर रहे हैं कि डिसिप्लिन लाने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरा, यहाँ पे जितने लोग हम काम कर रहे हैं, किसी को किसी की नीयत पे शक तो नहीं है ना? या शक है तो बताएं कि हम अपने किसी पर्सनल बेनिफिट के लिए कर रहे हैं। कोई ऐसा मौजूद तो खुल के बताएं। थोड़ी करेज रखा करें, पीछे से बात ना किया करें, सामने किया करें। किसी को अगर शक करना है कि हमारी नीयत में कोई खोट है, या यहाँ पे जितने लोग भी काम कर रहे हैं जिनके इनिशिएटिव हैं उनकी नीयत में कोई खोट है, तो फिर तो मसला हो सकता है। लेकिन नीयत में अगर शक नहीं है तो फिर बर्दाश्त करना सीखें। ठीक है जी कि रेहान भाई, इसको क्लोजिंग की तरफ लेकर चलें। आई थिंक मुस्तफा भी, रेहान भाई का लीव हो गया, ठीक है, प्रॉब्ली इंटरनेट तब इशू लिख की वजह लें, से। देख लें, अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो जी, हैंड रेज कर लें, नहीं तो आप में से किसी का भी कोई क्वेश्चन है काइंडली हैंड रेज कर दें या चैट में ड्रॉप कर दें। 11:30 हो गए, अदरवाइज विल बी मूविंग टुवर्ड्स क्लोजिंग ऑफ द सेशन। जी ठीक है, आई थिंक किसी का कोई सवाल नहीं है। लेट्स क्लोज द सेशन। अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपका और हमारा आना और ये वक्त देना कबूल फरमाए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सबको हक का इल्म हासिल करने की तौफीक दे, हक का रास्ता पहचानने की तौफीक दे, और उस रास्ते पर चलने की, अमल करने की हिम्मत अता करे। तमाम तारीफ़ें अल्लाह ही के लिए हैं और बेशक अल्लाह मुसब्बिबुल अस्बाब है। अल्लाह की मर्जी के अलावा कुछ नहीं होता। हमारे इख्तियार में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने रिजल्ट ओरिएंटेड होकर कोशिश करना लिखा है, जो कि हम करते रहेंगे। कामयाबी और नाकामी का इख्तियार और फैसला अल्लाह सुब्हानहू व तआला के पास है। तो हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे और अल्लाह सुब्हानहू व तआला से मुकम्मल आजिज़ी के साथ दुआएं करते रहेंगे। आप सबने वक्त दिया, आप सबकी तशरीफ़ आवरी का और आखिर तक सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया। किसी का कोई भी मज़ीद सवाल हो, कोई भी फीडबैक प्रोवाइड करना हो, कोई भी ओपिनियन देना हो, प्लीज़ feel free to message in the groups, feel free to reach out to the admins, feel free to reach out to us. Jazakallahu khair for your time. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.